दोस्तों, जय हिंद। सूबेदार तोमर आपको सलाम करता है। दोस्तों, आज दिवाली, छोटी दिवाली है। मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की लाख लाख शुभकामनाएं। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जहाँ भी हो, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज एक मैं अपना एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसका आपको स्पेशली मैं आर्मी के लिए, आपको पता है, माई सब्जेक्ट इज मोर और लेस रिलेटेड विद द आर्मी पर्सन्स। तो हमारे सर्विंग हो या रिटायर्ड, आज के मेरे सब्जेक्ट से दोनों को उनका रिलेशन है। एंड मेरा सब्जेक्ट है आज का आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में आपको सभी को मालूम होगा कि 2007 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक्ट पास करके आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स का गठन किया था। तो दोस्तों, वो किसके लिए थे? टोटली हमारे आर्मी पर्सन्स थे, इधर उधर जो भटकते थे, उनको कि कहाँ पे जाना है, कहाँ उनको अपना किसी, ये अगर उनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो वो किसको अप्रोच करें। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया और आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स का गठन किया, जिसके लिए 2008 में आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स के है ना प्रोसीजर और उसके ऊपर सारा उन्होंने रूल्स बना दिए, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, हाउ दे विल फंक्शन। तो आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल आपको सभी के मालूम है, ज़्यादा मैं उसके ऊपर अपना समय नहीं लेना चाहता हूँ। इसमें जाने के लिए, इसमें जिसके साथ कोई इनजस्टिस फील करता है सर्विस के दौरान, उसके पेंशन के दौरान, सर्विंग हो या रिटायर्ड, आर्मर्ड फोर्सेस का मतलब है हमारे तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी पर्सनल, जो हमारे आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 एंड नेवल एक्ट 1957, इनके अधीन जो लोग सर्विस कर रहे हैं या कर चुके, उनको अपने किसी जस्टिस के लिए, जिसको वो समझते हैं दे हैव बीन डिनाइड, पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, सर्विस मैटर हो, प्रमोशन हो, उसके लिए वो अपना आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जाके अपना केस को फाइल कर सकते हैं। तो इसकी आर्मर्ड फोर्सेस की गठन तो आपको बता ही दिया। ये इसकी मेन प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? दिल्ली में। इसके अलावा इसकी और कई बेंचेस हैं जो कई दूसरे शहरों में, जैसे चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, मुंबई, जबलपुर एंड श्रीनगर, जयपुर, दीज ऑल आर दी बेंचेस। मैं प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में। यहाँ तक ठीक? कौन? हमारे सर्विंग सोल्जर्स और रिटायर्ड सभी को आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में अपने इनजस्टिस के खिलाफ टू सीक द जस्टिस दे कैन फाइल द केस इन द आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। अब रही बात, आपको पता है कि ये क्या है कंपोजिशन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन क्या है? इसमें एक बेंच में एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल मेंबर मोस्टली जुडिशियल साइड से अपॉइंट किए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो मेजर जनरल एंड अबव आर्मी अफसर्स होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर उसमें
अपॉइंट किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ये किस बिना पे काम करते हैं। ये आपको पहले मैंने बताया, आर्मर्ड फोर्सेस रूल्स 2008 और आर्मर्ड फोर्सेस प्रोसीजर 2007 में इनका सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं इन पे ज़्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करूँगा। तीसरी बात है, हु कैन फाइल द केस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑल सर्विंग सोल्जर्स including officers, JSUs, OR, and all retired persons of all these categories, they all can approach to Armed Forces Tribunal for seeking the justice. वे एंड इसका है इसमें लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज चलती है भैया। आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में आपको अगर केस फाइल करना है या उसके ऊपर आपको कुछ जस्टिस चाहना है तो जो भी आप एप्लीकेशन पेपर लगाएंगे दे शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट सर। चौथी चीज, नॉमिनल फीस। फीस बहुत नॉमिनल है आर्मर्ड फोर्सेस का। आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं होना चाहिए। जैसे कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो आपको ये नेचुरली है कि हमारे सर्विंग सोल्जर्स को इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अनाप शनाप फीस दे सके, तो बहुत नॉमिनल फीस लगती है विद इन आई थिंक 250 और समथिंग एल्स। उसके में आप आर्मर्ड फोर्सेस में आपको केस फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने आप को समझते हैं, मीन्स हमारा सर्विंग सोल्जर, रिटायर्ड सोल्जर, ऑफिसर, जेसीओआर कोई भी हो, अगर वो समझता है कि ही इज हैविंग द कॉम्पिटेंसी टू फाइल द केस, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी वहाँ अलग होती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस उसके बारे में थोड़ी सी प्रॉपर, उसकी भाषा ही थोड़ी सी लीगल भाषा होती है। उसको अगर आप समझ सकते हैं, आप समझते हैं कि आप उसको अच्छी तरह आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो आप खुद भी डायरेक्टली एएफटी में आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट केस अपना फाइल कर सकते हैं और अपने केस को प्लीड कर सकते हैं, अपने केस को खुद लड़ सकते हैं। आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी लॉयर को आप हायर करें। दोस्तों यहां तक ठीक। नेक्स्ट, फीस हो गई। सेल्फ और लॉयर, आप लॉयर के थ्रू भी अगर आप चाहते हैं कि आप समझते हैं कि मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं, आप लॉयर को भी हायर कर सकते हैं। यहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे लॉयर को हायर कर रहे हैं। आप किस लॉयर को, आप अपने लॉयर को हायर करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखने होगा। द पर्सन हु इज ए लॉयर, आप उसको वकील को उसका कॉम्पिटेंसी को आपको चेक करना है। ये असेसमेंट करना आपकी ड्यूटी है। उसमें आपको क्यों मेन क्या देखना होगा कि उसको आर्मी सर्विस और नेवी सर्विस और एयरफोर्स सर्विस, इन तीनों की सर्विस कंडीशंस, वहाँ का कल्चर, वहाँ का डे टू डे फंक्शनिंग, उसके बारे में ही शुड बी फुली कन्वर्सेंट। आर्मी रूल्स, आर्मी एक्ट, आर्मी नेवल एक्ट, इनके बारे में तो कोई लॉयर थोड़ा पढ़ लेगा, वो अपना है ना, बट प्रैक्टिकली आर्मी का अंदर क्या होता है, ऐसा आदमी अगर आपका लॉयर होगा तो वो कौन हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली एक्स आर्मी मैन। एक्स आर्मी मैन में मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप जो हमारे ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं, डिफेंस ऑफिसर्स, और वो अगर आपको एज ए लॉयर रिटायर्ड अफसर अगर आपको लॉयर मिल जाए तो उस पर आपको भरोसा हो तो आप उसको ही हायर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सिविलियन लॉयर को हायर करना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू, सो नो प्रॉब्लम माय डियर।
you can hire anybody, but it is subject to that he should be conversant. यहाँ ये बॉटम लाइन है मेरी, यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन योर लॉयर, और अब उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर आपको फुल आपको चेक करना पड़ेगा, आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव, बॉटम लाइन मैं बता रहा हूँ बार बार, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात, आपके केस को विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में सिविल कोर्ट्स की तरह, भगवान की दया से अभी तक ऐसा नहीं है कि सिविल कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख आपको एडजर्नमेंट नहीं होगी। आपको विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 6 to 1 year, 6 months to 1 year, आपके केस का फैसला हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि आप के केस में, क्योंकि फौजियों के केस बेचारे, उनकी जो भी मामला होता है वो बहुत क्वाइट क्लियर होता है, उसमें कहीं ज़्यादा एम्बिगुइटी नहीं होती है, तो फैसला मोस्टली आपके फेवर में जाएगा। और यहां एक और ध्यान रखना है, केस फाइल करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द AFT, आप जो कुछ लेना चाहते हैं, वहां आप जाने से पहले आपका केस में आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आप किस डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको बड़े ही तरीके से आपको अपने केस में इनक्लोज करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आपको जस्टिस मिलना, जरा मैं बोलूँगा कि सॉरी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉपर आप रूल्स रेगुलेशन का प्रॉपर रेफरेंस दे रहे हैं, प्रॉपर आप उनकी कॉपी लगा रहे हैं, तो आपके साथ हुए इनजस्टिस को दूर होना बहुत सिंपल सी बात है। AFTs में काम अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और कुछ AFT तो बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं, जैसे चंडीगढ़ का AFT, लखनऊ AFT, मुंबई AFT, कोची AFT, ऐसे कुछ AFTs हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम कोई गलत नहीं कर रहा, सभी AFT अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इनमें काम थोड़ा सा ड्यू टू इसके लिए कई फैक्टर लागू होते हैं। कई वहाँ के लोग एक्टिव होंगे, वहाँ के केस अधिक होंगे, और कुछ वहाँ के लॉयर का भी इसमें भाग होता है। तो ये दोस्त आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बाद अब मैं बोलूँगा कि गुड लक, बट आपको ये भी बता दूँ यहाँ थोड़ा सा सोर्सेस की बात। आर्मर्ड फोर्सेस के जो जजमेंट आ रहे हैं उनसे हमारी सरकार हिल गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय 2008 में 7 में बनाया तो बड़े धूमधाम से AFTs का गठन किया गया, बट उनके जो जजमेंट आ रहे हैं उनसे हमारी भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हिल गई है। हिल गई है मतलब इज नॉट हैप्पी। सो दोस्तों, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है कि AFTs के निर्णयों को एग्जीक्यूट करने की जगह हाई कोर्ट में उनको पेंडिंग में डलवा दिया जाए, मीन्स बाय फाइलिंग द अपील अगेंस्ट टू द AFT जजमेंट्स। तो ये तो तिकड़मबाजी चलती रहती है। इसके लिए आपको यू शुड नॉट बी वरी। ये सब गवर्नमेंट अपना काम करेगी, जुडिशियल सिस्टम अपना काम करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ मैंने बता दिया दोस्तों। जो कोई भी हमारा
भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, चाहे वो अफसर हो, जेसी हो, ओआर हो, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, एएफटी में बिना किसी ही विदाउट एनी हेजिटेशन नॉर्मली कोर्ट और कचहरी और पुलिस और थानों से लोग बचते हैं, बचना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। यहाँ पे जो आदमी जाता है उसको बहुत अपना समय, एनर्जी, मनी और एवरीथिंग उसको अपना इसमें वेस्ट हो जाता है उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर जस्टिस चाहिए तो आप जस्टिस नहीं, आप जस्टिस मांगने के लिए यू आर ए फ्री सिटीजन ऑफ द फ्री कंट्री। सो आप बड़ी खुशी से, बड़े उससे तरीके से आप एएफटीज में जाइए। यहाँ मेरी वार्निंग है, कभी भी फॉल्स मैटर्स को आप केस एएफटी में केस ले जाने से बचें। कभी भी आप नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको सफलता मिलने में सफलता मिलने की कोई चांस ही नहीं है। तो प्लीज इससे बचें। आपका केस में अगर मजबूत है, आपके केस में दम है, आपके केस में अगर गुणवत्ता है, तो आपको पूरे चांस है कि जजमेंट विल बी इन योर फेवर। तो आज के लिए दोस्तों, यह आपका सुबेदार तोमर, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी, आपको अगेन विश करता है हैप्पी दीपावली, हैप्पी छोटी दिवाली। और आपसे रिक्वेस्ट करता है दोस्त कि प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that I can be, आपको क्या बताऊं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छे इंफॉर्मेटिव, लॉजिकल, फैक्ट्स एंड डेटाज भरे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।